बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुंचा देता हूं। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत हाल जूं की त्यों बरकरार, उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीजें उनको मिले उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीजें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या वजीर आजम उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तेहादियों को $8.5 अरब से जायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से खबर आई है और खबर ये बताती है कि अमरीका ने इसराइल को और जो अरब इत्तेहादियां जिनमें यूएई भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साजो सामान जो है वो देने का फैसला किया है। $8.5 अरब के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को तो इस चीज को इस जंग के साथ जोड़कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आजकल जरा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की, सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है, बल्कि यहां दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। लेकिन ऑफिशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आपने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सरवाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़के खात्मा किया जाए। कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना है, क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकलकर दुनिया तक नहीं जाएगा तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा जरिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को कोई बहुत बड़े बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका की वजह से रही। और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नजरियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्जिस्ट करता है, आप उनसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ नजरियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था वो उतना अमीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ते नजर से ईरान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है उसके पास भी जो वाहिद फेस सेविंग है वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फरका है, इस फिरके में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाकया करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और जालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है जो मौजूदा रजीम है, और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी। तो वो एक हद से ज्यादा लचक दिखा नहीं सकते। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना यह है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है। अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहाँ पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर देंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर देता है। ईरान में ऐसा कोई जमहूरियत नहीं है, यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पे वो कंट्रोल कर देते हैं मीडिया को, चीजों को। लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहां पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो अमेरिकन कुछ भी कहते रहे, वहां की हुकूमत जितने मर्जी ताशे बजाती रहे, वहां का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए, जो आपने दावे और वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा। तो ईरान ने फेस सेविंग देनी है अमेरिका को भी, और खुद भी उन्होंने अपना जो मकबूलियत की उनके पास एक वाहिद बड़ी वजह है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भी उन्होंने वजह अपने हाथ से नहीं जाने देनी। एक और चीज ये है कि ईरान को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ईरानी फोर्सेस के बयान के मुताबिक उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं
اور उन्हें ये शवाहिद मिले हैं कि जल्द अमरीकी जारहियत के नतीजे में दोबारा जंग हो सकती है, यानी अमेरिका दोबारा से कोई लड़ाई छेड़ सकता है और फिर कशीदगी बढ़ जाएगी, एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर है। 4 साल में इतनी बुलंद कीमत कभी नहीं थी। 2022 के बाद पहली मरतबा तेल की कीमत 126 अमरीकी डॉलर तक पहुंची है। अब अगर 126 डॉलर हो गई है तो ये हालात खराब होते हैं और हालात नहीं संभलते तो फिर ये कीमत चली जाएगी 140 150 तक, और अगर ये कीमत वहां तक चली गई तो इसका जो खुमियादा है वो पूरा यूरोप भुगतेगा, एशिया भुगतेगा, अफ्रीका भुगतेगा, तो बहुत सारे ममालिक को इम्पैक्ट आएगा। अमेरिका में देखें तेल महंगा हो रहा है, लगातार महंगा हो रहा है, वहां पे भी उनकी मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और वहां पे भी रिकॉर्ड टूट गया है कि अमेरिका में काफी अरसे के बाद तेल की कीमत इतनी बड़ी है जितनी इस वक्त अमेरिका में तेल की कीमत है। तो अगर ये मजीद बढ़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ईरान के पास प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यही एक चीज है कि जितनी देर अमेरिका मुहासरा जारी रखे, ईरान भी अंदर से मुहासरा करे रखे और फिर पेट्रोल की प्राइस आलमी मंडी में बढ़ती जाए और इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़े। अब ट्रंप को तेल सस्ता करना पड़ेगा वरना अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अब यूरोप अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है, उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने या पीट हेग्सेथ ने इन्होंने बार बार अनाउंस किया कि ये यूरोप के ममालिक से अपने फौजियों को निकालेंगे, यानी यूरोपीय ममालिक की हिफाजत के लिए अमेरिका ने जो बंदोबस्त किया हुआ, अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ, अपने फौजी रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम यहां से अपने फौजी निकालेंगे। अब ये दूरियां बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अमेरिका को इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा नहीं रहना, लेकिन अमेरिका ने तो वजूद में रहना और अमेरिकन सदूर चाहे चेंज होते रहे, पॉलिसीज चाहे बदलती रहे, लेकिन उनके इत्तेहादी जो बड़े तगड़े उनके पुराने इत्तेहादी हैं वो यूरोपियंस हैं। मगरबी ममालिक से अमेरिका अपनी दूरियां नहीं बना सकता और अमेरिका को ये कभी भी वारा नहीं खाएगा। अमेरिका का बयानिया, नैरेटिव, ये सारा कुछ जो बनता है वो मगरबी ममालिक से बनता है और उन्हीं की सपोर्ट से वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी जहां पे भी कोई मामला होता है वहां पे वो रूल करता है अमेरिका। तो मगरबी ममालिक की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इटली, स्पेन और जर्मनी से फौजी निकालने की बातें कर रहे हैं। खासतौर पर भी उन्होंने कहा कि 5000 फौजी वो जर्मनी से भी निकाल लेंगे। तो अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ट्रंप के तो चले अगर वो पूरा टाइम भी कर देते हैं तो 2.5 साल और है, तो इन 2.5 सालों के बाद एक नया सदर आ जाएगा अमेरिका में, तो वो एक नई पॉलिसी लेकर आएगा। और जो इस वक्त रिपब्लिकन की सूरत-ए-हाल है, मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। एक और नाजरीन खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इन्होंने ऐलान किया है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, यानी ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। इसका नाम लिया गया, जलसे और जुलूस किए जाएंगे। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा या कोशिश की जाएगी ये दिन निकाल दिए जाए और ये एक्टिविटीज कर ली जाए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से एक माहौल बनाया जा रहा है और रोजाना तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें आर्मी चीफ की तारीफ हो रही होती है, जैसे कि अंसार अब्बासी साहब हैं, अब उनको इस्तेमाल किया गया है। अभी सुहेल बड़ाइश साहब की भी बारी है, थोड़े दिनों में वो भी लिखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा। फिर हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सबको नाम लेकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद शर्मिंदा होंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे होंगे उनकी एक्सटेंशन से पहले, क्योंकि उन सबको बता दिया गया है कि आपने कम से कम एक कॉलम, एक प्रोग्राम या एक वीलॉग आपने आर्मी चीफ के हवाले से करना है। उनकी तारीफों के पुल आपने बांधने और जरा डिफरेंट तरीके से। तो ये सब लोग अपनी अपनी वफादारी साबित करने के लिए बाकायदा अब इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जैसा कि राणा सनाउल्लाह ने कल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जोड़ दिया आर्मी चीफ को कि बिल्कुल वो वैसे ही जर्नैल है। हालांकि जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। एक उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है हमारे आर्मी चीफ इस वक्त। बहुत अच्छे आदमी होंगे लेकिन नहीं, आप मुकद्दस हस्तियों के साथ ले जाकर आप नहीं मिला सकते। तो अब यहां पे जो है वो जो अंसार अब्बासी साहब ने कहा वो ये है कि हाफिज कुरान आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उनकी क़यादत में फौज के अंदर इस्लामी इकदार और रूहानी वाबस्तगी को मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है। तजवीज दी गई है कि फौज में तरबियत, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के तमाम पहलुओं में इस्लामी तालीमात को मजीद मुअस्सर अंदाज में शामिल किया जाए ताकि पाक फौज ईमान, किरदार और पेशा वराना काबिलियत का इम्तजाज बने। अब जब ये आर्मी चीफ आए थे तब आपको इस तरह का कॉलम लिखना चाहिए था ना, ताकि ये काम ये 3 साल में कर देते। अब जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने जा रही है और आखिरी महीना रह गया है तो आपने ये कॉलम निकाल के मार दिया। तो अंसार अब्बासी साहब, आप जितने मर्जी समझदार बन जाएं, कौम अब ये बात जान चुकी है कि आप ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि इसी आर्मी चीफ के साथ आपको गुजारा करना है और मैं आपको इसके फायदे गिना रहा हूं। इससे बेहतर आदमी आपको पाकिस्तान में मिलेगा नहीं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब, आप मेरे से एक बात लिख कर ले लीजिए, अगर ये आर्मी चीफ तब्दील हो गया तो आप अगले आर्मी चीफ की मदह सराई भी इसी अंदाज में करेंगे। अगले आर्मी चीफ को भी आप इसी अंदाज में जमीन और आसमान के कलाबे मिला देंगे और आप ये कहेंगे कि उससे बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता। ये तारीख है आप लोगों की। ये बहुत सारे हमारे सहाफी हैं, इनके बाल सफेद हो गए बेचारों के, और ये बड़े मोतबर सहाफी गर्दाने जाते थे पाकिस्तान में।
लेकिन इन्होंने हमेशा जूते पॉलिश किए और इन लोगों ने हमेशा आर्मी चीफों की गेमें उठाई और इन्होंने हमेशा जो है वो उन्हें बताया है कि आप तो खुदा के बाद सबसे बड़ा अवतार है इस वक्त जमीन पे। उनका दिमाग खराब करने के अंदर इन लोगों के बहुत बड़े बड़े किरदार है। अब नाजरीन, ये इन्होंने कहा आर्मी चीफ को आप मदद के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? फौज के अंदर सिख, हिंदू, ईसाई कोई भी हो सकता है, और ये अब आप क्यों कर रहे हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है। यानी इस वक्त ये तारीफें करने का मकसद क्या है? ये एक्चुअली ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब अभी ये आर्मी चीफ मजीद कंटिन्यू करेंगे, और ये अभी ये नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग भी ये तारीफों के पुल बांधने वाले हैं। क्या ये इस्लामी इक़दार है कि खवातीनों को जेलों में बंद कर दें? मारन बलोच और तीसरी जो खवातीन है उनके साथ जो हो रहा है, ये इस्लामी इक़दार है? इस्लामाबाद में जो माएँ आई अपने बलोच बच्चों को ढूंढती हुई, क्या ये इस्लामी इक़दार है? मासूम बच्चों पे और खवातीन के ऊपर ड्रोन हमला हो जाता है, एयरफोर्स का अटैक हो जाता है, ये इस्लामी इक़दार है? आप मुझे बताएं ना, 25,000 बंदा उठा के जेलों में भर दिया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना कौन सा इस्लामी इक़दार है? खवातीन को सड़कों पे घसीटना कौन सा इस्लामी इक़दार है? उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनके बेडरूमों तक घुस जाना कौन सा इस्लामी इक़दार है? जजों की वीडियो बनाना कौन सा इस्लामी इक़दार है? जबरी गुमशुदगियां सहाफियों की, शायरों की, सियासतदानों की और वुकला की करना कौन सा इस्लामी इक़दार है? अराकीन पार्लियामेंट को अगवा करके, उनकी बहू बहन बेटियों को अगवा करके उन्हें मजबूर करना कि तुम वोट डालो 26वीं आईनी तरमीम के लिए, ये कौन सा इस्लामी इक़दार है? अंसार अब्बासी साहब, आप 10 कॉलमों में इतना नहीं लिखते जितना मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी इस्लामी इक़दार है जिनके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त अमल दरामद किया है। मुझे फौज से नफरत नहीं है, खुदा की कसम नहीं है, मेरी अपनी फौज है, मुझे इससे मोहब्बत है, मेरे बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, भाई ये इस फौज के अंदर है, हमें उनसे बहुत प्यार है। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी के ऊपर अगर मैं तनकीद नहीं करूंगा तो जो हमने भुगता वो हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। अपनी एक बोटी के लिए आप पाकिस्तान का ऊंट ज़िबा ना करें अंसार अब्बासी साहब। आप लोग अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, अपने ताल्लुकात सेट रखने के लिए आप लोग ये क्या करते हैं? यानी एक छोटी मोटी नौकरी दिला दी किसी रिश्तेदार को रेलवे में या कहीं और किसी सहाफी ने, तो ये इसके बदले में कुछ भी करेगा वो। मैं सहाफियों की बात कर रहा हूं, ये चलता रहता है पाकिस्तान में। अब मैं क्या पोल खोलूं किसी का? नाज़रीन, एक तो ये आर्मी चीफ की जनाब एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी तारीफें हो रही हैं। दूसरा, फौज इसराइल कैसे जाएगी, इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने थोड़ी सी वजाहत दी, लेकिन एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी हमास को गैर मुसल्लह करने के मामले को क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? राणा सनाउल्लाह के बकौल वो कहते हैं कि हमास ने तो खुद मुआहदे पे दस्तखत किए हैं गैर मुसल्लह होने के। तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब को जरा याद दिला दूं कि जिस मुआहदे पे आप लोगों ने दस्तखत किए हैं, हमास ने वो माना ही नहीं। हमास ने अपनी तरामीम शुदा एक नए मुसव्वदे के ऊपर दस्तखत किए थे जिसमें बहुत सारी शराइत हैं। आपने तो शायद राणा साहब वो वाला मुआहदा भी नहीं पढ़ा जो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ और बाकी लोगों के बीच में हुआ। जरा वो मुआहदा आप पढ़ लीजिए जो हमास ने तरामीम के बाद जो शिक्के सामने आई और जिन चीजों पे बातचीत हुई और जिसको एक कामयाबी करार दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जरा उस मुआहदे को आप निकाल कर पढ़ लें। और दूसरा, पाकिस्तान हमेशा हमास की हमायत करता रहा है, एक इखलाकी हमायत करता रहा उनकी जिद्दोजहद आजादी को। लेकिन आज अगर पाकिस्तान ने इस मुकदमे में हमास को गैर मुसल्लह करने का काम शुरू कर दिया तो कल याद रखिएगा जब मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के साथ यही कार्रवाइयां की जा रही होंगी तो पाकिस्तान बेबस होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल एक कोर्ट की जाएगी। आप सिर्फ फलस्तीनियों का मुकदमा खराब नहीं कर रहे, कश्मीरियों के साथ भी यही होगा। हमास एक ऐसी तंजीम है जो इसराइल के साथ लड़ती है और इसराइल समझता है कि ये दहशतगर्द है और अमेरिका भी यही समझता है कि ये दहशतगर्द है और इनके साथ ऐसे ही निपटना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया है और इसराइली हमलों को उन्होंने उनका हक करार दिया है इसराइल का। ये हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट छपा, तो देखें ना उनका स्टेटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप का कि जी ठीक है इसराइल का हक है, अब आप अमन का नोबेल इनाम भी उन्हें दीजिए और फिर आप वहां पे फौज भी भेजिए और गैर मुसल्लह भी कीजिए। तो इन मामलात के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। वो ये कहते हैं जी इन मामलात के ऊपर कोई बात ना करें। कोलेटरल डैमेज को लेकर नाजरीन हमारे कुछ सहाफी जो हैं वो अब खप डाल रहे हैं, रोला डाल रहे हैं। बड़ी तकलीफ हुई मुझे एक वाकया याद है। लाहौर में उस्मान बुज़दार साहब का दौरे हुकूमत था और CTD ने एक कार्रवाई की थी। वो लाहौर से निकलती हुई गाड़ी को साहिवाल के करीब उसके ऊपर फायरिंग की गई। उसके नतीजे में माँ बाप मारे गए, उनके बच्चे मासूम जो हैं वो हादसाती उस हादसे के अंदर इत्तफाकिया तौर पे बच गए। वो बच्चे बच गए, उनकी वीडियो वगैरह आ गई, हमारे दिल ही फट गए थे और बड़ी तकलीफ हुई थी। हमने इस मामले को बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया था। पाकिस्तान का सारा मीडिया आग बबूला हो गया था कि साहिवाल के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो गया।